ये ऑन रिकॉर्ड है कि बीजेपी के नेताओं ने अपने जो है चुनावी सभा में को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि देश का संविधान बदल जाए तो उसके लिए 400 पार वोट करिए। बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे पूरे देश में। बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ बहन और भाइयों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, सारे चीज इनके सारे दिए हुए नारे जुमले निकल गए। देश का संविधान, उसको सबकी जिम्मेदारी है कि उसको सलामत रखे, उसको जिंदा रखे। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आपने कहा कि रात्रि में मूर्ति टूट जाती है, अंबेडकर जी की प्रतिमा की को तोड़ दी जाती है। ये इतिहास है इस देश का कि 2014 से 2024 तक अंबेडकर जी की प्रतिमाएं इतनी ज्यादा तोड़ी गई हैं, ये पहली बार देश में हुआ है। एक पत्रकार कभी भी किसी पार्टी का नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। इसने पत्रकारों के साथ पे बट्टा लगाया है, इसने पत्रकारिता के दामन पे धब्बा लगाया है। मनीष कश्यप जैसा पत्रकार जो कि एमसी और बीसी की गाली देता था और ये देश के संविधान को भी नहीं मानता है। आज सबसे बड़ी पार्टी, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और भाजपा की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे मजबूत है। अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा है, बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं और पता चलता है कि 25 करोड़ रुपए का चंदा बीफ कंपनी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले से इन्होंने खा लिया। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान से अजय का। और मैं बता दूं कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान से आज हमारी बात होने वाली है और सर को आरजेडी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाया है बिहार का, तो इसके लिए तो मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छी खुशी है इसके लिए और सभी को शुभकामनाएं मेरे साथ। सर, सवाल के घेरों में अब आते हैं, क्योंकि आप पहले से आरजेडी में कार्य कर रहे हैं और आपको तो चुनाव के दौरान प्रदेश प्रवक्ता भी बना दिया गया है। क्या लगता है, पहला चरण चुनाव हो गया, अभी दूसरा, और यूपी और बिहार को लेकर क्या सोचते हैं, किस प्रकार की राजनीति है? अगर मैं बात करूं राजनीति की और चुनाव की, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, बहुत क्षणिक समय रहा है चुनाव को लेकर, तो उसमें आपकी क्या राय है, क्या भूमिका है, किस प्रकार से आप सोचते हैं, क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो पहले और दूसरे जो चरण का चुनाव हुआ, तो मैं बिहार के संदर्भ में बात करना चाहूँगा सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं उत्तर प्रदेश पे आपके आऊँगा। बिहार प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ नैरेटिव बदल जाता है, जहाँ नारे बदल जाते हैं। 400 पार का मोदी गवर्नमेंट ने, जो मौजूदा सरकार है, केंद्र की सरकार, उन्होंने 400 पार का नारा देना शुरू किया, लेकिन जैसे ही 2 फेज़ का इलेक्शन खत्म हो गया, वो हिंदू और मुसलमान पे आ गए, सीधा ध्रुवीकरण पे आ गए। हिंदू और मुसलमानों की बात बांटने की बात करने लगे, ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया। तो अब जो है वो आ जा रहे हैं हिंदू मुसलमान पे, मंगलसूत्र पे आ जा रहे हैं। और अगर इंडिया के हिसाब से मैं देख लूँ, इंडिया अलायंस के हिसाब से देखूँ, तो ये दोनों चरणों में बहुत बेहतर कर रही है इंडिया अलायंस गठबंधन की। जो हमको उम्मीद है कि पूरी से पूरी तरह से ज़्यादा सीटें जो है एनडीए गठबंधन की कम होगी और इंडिया गठबंधन, हमको उम्मीद है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएगी। यहाँ तक चांसेस है कि हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री भी बदल जाए। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी और स्टीम मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है 400 पार 400 पार। बड़े बड़े बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बोल रहे हैं इस बार गरीबी समाप्त हो जाएगी। क्या चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ऐसा तो नहीं कि बोलेंगे कि गरीबी समाप्त हो गई? प्रश्न कोई करेगा तो जुमला कहेंगे कि वो जुमला था, जिस प्रकार से 15 लाख आने का अकाउंट में वादा था। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि सबसे पहले ये गरीबी क्या खत्म करेंगे, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान खत्म करेंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है कि बीजेपी के नेताओं ने अपने जो है चुनावी सभा में को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि देश का संविधान बदल जाए तो उसके लिए 400 पार वोट करिए, मोदी सरकार को 400 पार लेके आइए। तो इनका जो है, ये नागपुरिया नियम और शर्त से चलने वाले लोग हैं, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमारे देश के तिरंगा को मनबूज कहा था, ये उसके मानने वाले लोग हैं। तो इनको दो धारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है, जो कि इंडिया अलायंस है, जो देश में लोकतंत्र को बचाना चाहती है। और दूसरी तरफ एनडीए यानी भाजपा की समर्थित पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएं और इस लोकतंत्र को खतरा पहुंचाएं।
तो ये दो धड़ों की लड़ाई है। ये क्या गरीबी खत्म करेंगे? गरीबी तो इन्होंने बढ़ा दिया। आपने बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे पूरे देश में, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बहन और भाइयों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, सारे चीज इनके सारे दिए हुए नारे जुमले निकल गए। अब इससे ज्यादा ठगना क्या हो सकता है? सर इतना खूबसूरत खूबसूरत कोट ये सब लिखते हैं, लाइनें लिखते हैं, क्या आपको नहीं लगता है इस पे अमल हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इंटरनल अमल करती देखिए, करती हो? मैं दो चीज कहता हूं। आज सबसे बड़ी पार्टी, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और भाजपा की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे मजबूत है। अभी ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपने देखा है, बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं, राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, और पता चलता है कि 25 करोड़ रुपए का चंदा बीफ कंपनी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले से इन्होंने खा लिया। आपने देखा होगा कि लाख रुपए की जमीन करोड़ों में, घंटों में बेचा इन्होंने अयोध्या में। तो ये तो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। इनको धंधे के अलावा तो कुछ दिखता नहीं है। इस देश में सिर्फ दो वर्ग बचे हैं, एक या तो बहुत अमीर है या एक फिर गरीब है, और इसमें पिस रहा है मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास आदमी अगर बोलना नहीं शुरू करेगा अपने हक और अपने अधिकार के लिए, तो वो दिन दूर नहीं है कि उसके थाली का खाना भी छीन जाएगा। अभी उसके थाली के खाना कम हो गया है, लेकिन हमको उम्मीद है कि वो छीन भी जाएगा। और जहां तक रही, आपने कहा कि एक्सट्रीम मीडिया दिखाती है, इंडिया की जो मीडिया है, जो भारत की मीडिया है, 180 रैंक में 166वें स्थान पे है। इनको सिर्फ चाटुकारिता करनी है। आप जैसे पत्रकार महोदय जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो अपना किसी यूट्यूब से चैनल से काम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वो तो सच्चाई को दिखाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम मीडिया, जो मेन मीडिया, उनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी के खिलाफ चले जाए। सर ये बताइए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो बीफ की जो कंपनी है, एक तरफ तो जय श्री राम बोलते हैं, गाय हमारी माता है, गाय और गाय को बचाने का कार्य करते हैं, और दूसरी तरफ समझिए इतना बड़ा बड़ा चंदा आता है उन्हीं लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को। इस पे ये इंटरनल क्या है सर? समझ में नहीं आता है। इंटरनल तो पूरे देश की जनता जान गई है। अब इसको, इलेक्ट्रल बॉन्ड को जितना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए था, इस देश की मेन मीडिया ने नहीं बनाया, क्योंकि वो चाटुकारिता करते हैं, वो ब्रोकरी का काम करते हैं देश की मौजूदा सरकार के लिए। सच दिखाने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। मैंने तो बताया आपको ना कि अयोध्या में आपने देखा होगा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे लाख की जमीन घंटों में, करोड़ों में बेच दी गई। और मैं कितने, आप भी जानते होंगे और बहुत से हमारे साथी जानते होंगे जो देश के नागरिक हैं, कि ऐसे ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो कि बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बड़े लेवल पे, इंडिया लेवल पे काम करते हैं, और उनके साथ में माननीय मोदी जी जो है बैठ के लंच करते हैं। बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट भाइयों की कंपनियां हैं जिनका नाम है अल करीम और क्या क्या नाम है, नाम उर्दू नाम वाला होता है, लेकिन उसके अंदर जो बीफ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो भाजपा शासित प्रदेश के नेता लोग करते हैं। सर अब एक अहम सवाल है मेरा, आप देख सकते हैं कि बिहार का एक मनीष कश्यप, त्रिपुरा तिवारी करके उसका नाम था, उर्फ मनीष कश्यप, वो सच तक का पोर्टल है उसका, पहले चलाया करता था। वो जो मुद्दों को उठाया करता था, कि क्योंकि जो समाज, जो पत्रकार होता है, समाज का एक बहुत बड़ा आईना होता है, तो उससे पेट नहीं भरा तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और कह रहा है कि अब सारे मुद्दाओं को मैं हल करूंगा। देखिए, एक पत्रकार कभी भी किसी पार्टी का नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। इसने पत्रकारों के साख पे बट्टा लगाया है, इसने पत्रकारिता के दामन पे धब्बा लगाया है। मनीष कश्यप जैसा पत्रकार जो कि एमसी और बीसी की गाली देता था, और ये देश के संविधान को भी नहीं मानता है। और देख लीजिए, उसके ऊपर यूएपीए लगा था, मजदूरों के बारे में गलत, 5 लोगों को, 10 लोगों को बिठा के गलत वीडियो बना के जारी किया, देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया। और ये नागपुरिया, मैं बोला ना, नागपुरिया, ये सब नियम और शर्त पे चलने वाले लोग हैं। वो कभी पत्रकार नहीं था, वो एक आदमी की आइडियोलॉजी की बात करता था, वो भाजपा को प्रमोट करता था, और भाजपा ने दिखाया है, कि हम ऐसे ही लोगों का साथ देते हैं। और देखिए, इलेक्शन की जहां तक बात है बिहार की, कि वो टिकट ले लेगा, वो ये हो जाएगा, बीजेपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से साइड लगाना जानती। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं गाजीपुर में बैठा हूं, मैं दिलदार नगर में बैठा हूं, यहाँ मनोज सिन्हा जी थे, एक अच्छे, उनका एक अच्छा नाम आता है, और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने गाजीपुर के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो
चीजें हैं, वो सच्चाई है। लेकिन वो जो थे वो चीफ मिनिस्टर मटेरियल थे, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनको राज्यपाल बना दिया जम्मू एंड कश्मीर का, और उनको पूरी तरह से साइड लगा दिया। उसी तरह ये कचरे जो है मनीष कश्यप, जो पत्रकारिता के नाम पे जो धब्बा है, वो भी समझिए कि उसको गोद में तो जरूर ले लिए भाजपा, और उसने ये दिखा दिया है कि वो जितने भी देश के करप्ट, बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन सब की जमात है भाजपा, और उसके गोद में बैठता है मनीष कश्यप। वैसे दोनों लोग थे, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। सारे जितने भी लोकसभा के टिकट हैं वो वितरण हो चुके हैं, मनीष कश्यप का तो कहीं नाम जिक्र नहीं है। बस ध्रुवीकरण करना है हिंदू मुसलमान का, इसकी वजह से उसको जो है पार्टी ज्वाइन करवा दिया गया कि जो हो सके। ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप पत्रकारिता से भी हाथ धो दिया और राजनीति से भी हाथ धो देगा। आप वैसे ही होगा, आप देख लीजिएगा, ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी मैं दो और आपको बता देता हूं एग्जाम्पल। हमारे सटा जो है बिहार का, जो हमारा कैमूर भभुआ जिला है, उसमें 3 लोग जो है वो एनडीए में चले गए। ये 2 आरजेडी के उम्मीदवार विधायक थे, एक संगीता कुमार थी जो कि मोहनिया से थी, एक भरत बिन थे जो कि भभुआ से थे, और एक थे मुरारी गौतम जो कि ससाराम से थे। ये तीनों लोगों को बीजेपी ने तोड़ लिया पैसे के दम पर और पार्टी के पद के दम पर। उनको कहा गया संगीता कुमार को कि आपको लोकसभा ससाराम लड़ाएंगे। अब वो बेचारी कहीं की नहीं रही, अब वो कहीं की नहीं रही, उनको टिकट भी नहीं दिया गया, वो उनसे पार्टी भी खत्म हो गई, आरजेडी से उन्होंने हाथ भी धो लिया। वही भरत बिंद के साथ हुआ। उसी के मुरारी गौतम जो कोई कांग्रेस से थे, उनको तोड़ा था कि उनको टिकट देगा अनुसूचित जाति के नाम पे, उनको ससाराम से लड़ाएगा, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो ऐसा ही करती है बीजेपी, धोखेबाजों के साथ धोखा करती है, वो खुद धोखेबाज है, और कितने भ्रष्टाचारियों को वो क्या क्या पद देगी वो खुद सोचे। सर एक अहम प्रश्न है मेरा, और ये प्रश्न ऐसा है कि आप पता नहीं सवाल का मेरा सही तरीके से आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं आप, तो मेरा यही सवाल है कि सर ये जो युवा, आज की जो युवा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राजनीति मत करो, लेकिन आगे पीछे घूम के नेताओं का और अपना भविष्य खराब कर दे रहे हैं इस पे आपका क्या विचार है, पहला। और दूसरा मेरा, एक बार कोई भी पार्टी टिकट देती है, एक बार विधायक हो जाए, एमपी हो जाए, तो हर साल फॉर्च्यूनर बदल देते हैं, हर साल अब नई नई गाड़ियां बदल देते हैं। दलित पिछड़ों की राजनीति करते करते कहां से कहां चले जाते हैं, इस पे आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप एकेडमी से जुड़े हैं, प्रवक्ता है, इस चीजों को बहुत दूर तक देख रहे हैं। आपका 2 सवाल था, मैं पहले सवाल के जवाब पे मैं आता हूं कि आजकल का युवा पीछे पीछे क्यों घूमता है। इस देश में नौजवान साथियों को राजनीति का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, लेकिन वो उसका भी एक मेयार होता है कि वो कितने तरीके से और कितने सच्चाई से अपनी राजनीति को जनता के अंदर उजागर करता है। आपकी राजनीति वैसी नहीं होनी चाहिए कि 1-2 लोगों के इर्द गिर्द घूमे। तो ये जो पहला सवाल था आपका कि क्यों घूमते हैं, घूमना जरूरी है, पॉलिटिक्स सीखना जरूरी है, समाज में राजनीति में हिस्सेदारी जरूरी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय। लेकिन सर यह ब्रेक में करूंगा अभी जी। घूमना मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राजनीति करना गलत बात है, राजनीति एक प्रासंगिक वस्तु नहीं, युग धर्म है अगर देखा जाए तो, लेकिन समय खराब कर देते हैं, एकेडमी से भी कट जाते हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और शादी विवाह हो जा रहा है तब पता चल रहा है कि अब कंपनी में 12-13 हजार। देखिए, किसी भी काम के पीछे दृढ़ संकल्प होता है। वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? वैसे नहीं, जो आप करते हैं आप करते रहिए, लेकिन दिल से करिए, पार्ट टाइम नहीं करिए। अगर आप मेहनत करिएगा, सच्चाई से, ईमानदारी से करिएगा, तो मैं ये मानता हूं कि आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आप किसी न किसी वक्त में एक अच्छे मकाम तक पहुंच जाइएगा, और शॉर्ट टर्म में कोई जल्दी बन नहीं पाता है। शायद 1-8% लोग होंगे जो कि मैं अपवाद मानता हूं कि डायरेक्टली उनकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। जो दूसरा जो आपका जो सवाल था कि नेता लोग फॉर्च्यूनर्स वगैरह पे घूमते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, यही सवाल एक बार विधायक होने के बाद यही सवाल मुद्दे की है, और इस मुद्दे को देश की केंद्र सरकार पूरी तरह से खारिज करना चाहती है। मुद्दे की बात नहीं करना चाहती है कि उसने गरीबों को कितना रोजगार दिया, उसने आपकी एमएसपी का मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस वो क्यों नहीं दे रही है, गैस का दाम इतना क्यों बढ़ा, महंगाई दिनों दिन रातों रात, दिन दुगनी रात चौगुनी क्यों इतनी तरक्की कर रही है। ये मुद्दे जब गायब हो जाएंगे और जो धरातल पे जो जनता है अगर वो सवाल नहीं करेगी, तो ऐसे ही किसी भी पार्टी के नेता हो वो नकारा निकलेंगे और फॉर्च्यूनर पे घूमेंगे। आप सवाल करिए,
आप सत्ता में बैठने वाले से हमेशा सवाल करिए, लेकिन यहाँ मामला दूसरा हो जाता है। एक्सट्रीम मीडिया हो, मेन मीडिया हो, पता चलती है कि वो चाटुकारिता करने लगती है, सत्ता से सवाल नहीं करती है, विपक्ष से सवाल करती है। और यही चीज जनता पे भी लागू होता है। जनता अगर अपने प्रतिनिधि से सवाल करे तो मुझे लगता है कि वो फॉर्च्यूनर का सफर जरूर कर ले, लेकिन वो हमेशा डरेंगे। बहुत बड़ा पर्व चल रहा है और पत्रकारों के लिए तो समझ लीजिए चुनाव का महापर्व होता है। तो यूपी और बिहार खास तौर से देखा जाए तो तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और क्या लगता है ये 400 पार का नारा है, तो यूपी और बिहार से कितनी सीटें आ रही हैं अगर देखा, या बिहार से ही बताइए कितनी सीटें आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की भी बात थोड़ा करते हैं कि कितनी सीटें निकल रहे हैं, और क्या वाकई में 400 पार भारतीय जनता पार्टी इस बार देखिए, ये तो फेरी वालों की तरह बात करते हैं 400 पार। आपके गांव में देखे होंगे, बचपन से हम लोग देखते हैं, डुगडुगी बजा के लोग आते हैं, बोलते हैं इतने में ले लीजिए, कम सामान में, कम रुपए में देखे सामान चले जाते हैं। ये कर्नाटका में जाते हैं, बोलते हैं कि हम वहाँ सरकार बनाएंगे, वहाँ ये फेल हो जाते हैं। ये तमिलनाडु में जाते हैं, बोलते हैं हम इतना सब सीट पे जीतेंगे, लेकिन वो कम हो जाते हैं। वो पंजाब में जाते हैं, बोलते हैं कि पंजाब की सारी सीटें हम जीतेंगे, वहाँ पे ये धड़ाम से गिर जाते हैं। ये दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में बोलते हैं कि हम इतने सीटों पे जीतेंगे, और वहाँ भी ये धड़ाम से गिर जाते हैं। तो सबसे बड़ा जुमला तो ये लोग हैं। ये खुद हर जगह पूरा का नारा देते हैं और सबसे कम पे आ जाते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश और बिहार प्रधानमंत्री बनाता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका प्रधानमंत्री का सपना इस बार पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है। बिहार में मैंने कहा कि नैरेटिव, नारे बदल जाते हैं। बिहार इनको जैसे विधानसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार और जदयू और महागठबंधन की जब सरकार बनी, राष्ट्रीय जनता दल की, पूरे हिंदुस्तान में लहर थी, मोदी लहर थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने इनको खूंटे में बांधने का काम किया। बिहार में इनको लेके आके खूंटे में बांध दिए। वही चीज दोनों चरणों में हुआ है। ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस को आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी मैं कह सकता हूं बहुत तरीके से ये सब चीजें बदल गई है। इंडिया लेवल पे मैं कह सकता हूं देश में बहुत से वोटर्स आपके बीजेपी को वोट करने नहीं जा रहे हैं। इनका फॉल डाउन चल रहा है, और वजह यही है, इसीलिए ये हिंदू मुसलमान पे आ जा रहे हैं, ये मंगलसूत्र कब्रिस्तान और शमशान पे ही आ जाते हैं। इनका पूरा चीज बदल जाता है। 400 वाला नारा भी बदल गया। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए, कल राम कृपाल, गिरिराज सिंह ने पूरी तरह से, अब ये बताइए, ये कोई मामला है कि SC ST OBC का आप जो है आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया जाएगा? ऐसा कभी हुआ है क्या? 2006 में मनमोहन सिंह की बातों को कोट करिए और उसको मिलाइए। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था और ये उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह से पेश कर रहे हैं। तो इनको तो सिर्फ झूठ बोलना है, जनता को बरगलाना है, अपने कामों को नहीं गिनाना है, हिंदू मुसलमान पे वोट करना है। और ये चीज हम हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं। देश का युवा, देश के बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें सुने और इनको समझे। ये सब चंदा चोर लोग हैं, धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं। इनको सत्ता से नहीं हटाइएगा तो आपकी थाली की रोटी और दाल भी खत्म कर देंगे ये लोग। चुनाव है, चुनाव के दौर में देखा जाता है कि जितने दलित नेता हों, जितने दलित अगुवा मतलब समाज मिरर हैं, समझ लीजिए बहुत जोर शोर से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। एक सवाल, दूसरा सवाल कि आपके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेंज में रात्रि के 9-10 बजे के करीब में अंबेडकर की मूर्ति टूट जाती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश का आईन, इस देश का संविधान, उसको सबकी जिम्मेदारी है कि उसको सलामत रखे, उसको जिंदा रखे। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आपने कहा कि रात्रि में मूर्ति टूट जाती है, अंबेडकर जी की प्रतिमा की को तोड़ दी जाती है। ये इतिहास है इस देश का कि 2014 से 2024 तक अंबेडकर जी की प्रतिमाएं इतनी ज्यादा तोड़ी गई हैं, ये पहली बार देश में हुआ है। और यही नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश में कोई एक जिला था, मैं उस जिले का नाम भूल रहा हूं, वहां बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नारंगी रंग में रंग दिया गया था। और सुबह में जब देखा गया तो वहां के आनंद फानंद में प्रशासन ने उसको सही करवाया। ये है इनकी विचारधारा। माहौल में जहर बोलते हैं ये, और वो जहर वाले किसी भी जाति और धर्म संप्रदाय में मिल सकते हैं। इनका बाबा जी के आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करने वाले लोग हैं। मैंने तो कहा कि ये बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं। ये वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि देश का तिरंगा का रंग मनहूस है। ये उस तरह के लोग हैं। ये गांधी को गोली मारने वाले लोग हैं। हर साल गांधी को गोली मारते हैं उनकी प्रतिमा बना के। ये मैंने
मैंने कहा, बड़ी साफ लफ्जों में मैंने कहा है कि दो विचारधाराओं की अभी लड़ाई है। एक तरफ है जो देश के लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है, जो आइन, जो कॉन्स्टिट्यूशंस, जो संविधान बाबा जी ने हम सबको दिया देश में जीने के लिए, उस संविधान को ये लोग खतरा है, उस संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, जो कि इस संविधान को बचाना चाहती है, अपने धरोहर को सहेजना चाहती है, बताना चाहती है कि ये देश अंबेडकर का है, कलाम का है, फूले जी का है, जयप्रकाश नारायण का है, कर्पूरी ठाकुर का है। ऐसे लोगों से देश चलता है, राजेंद्र प्रसाद का है। लेकिन ये सिर्फ नागपुरिया नियम और शर्त के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। और इनका स्टेटमेंट भी ऐसा है। इनके बड़े बड़े नेता ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताइए कि हम संविधान को बदल सकें। अब फैसला जनता करेगी। हिंदू मुसलमान के ट्रैप में, जाल में फंसना है या अपने मुद्दों की बात करनी है। बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं आरजू खान, और इनसे हमारी बात हुई है बहुत सारी चीजों पर, जिसका सवाल का इन्होंने जवाब दिया है। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजी, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से, और अपने सहयोगी चंदन के साथ।